तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग CUET PG एमएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 66। यदि चैनल पे आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको काफ़ी MCQ और प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मूक स्टैंड फॉर। तो मूक का पूरा नाम क्या है और मूक किसके लिए स्टैंड करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास मिनिमम ऑफिस ऑपरेशन सेंटर, तो ये नहीं होगा आपका। दूसरा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो ये सही होगा आपका दूसरा वाला। और तीसरा चौथा भी आपका गलत होगा। तो मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए। मूक लागू होता है किस पे? मिनिमम ऑफिस ऑपरेशन सेंटर पे नहीं, मैक्सिमम ओपन ऑफर्ड कोर्सेस में नहीं, मैक्सिमम ऑपरेशनल ओपन कोर्सेस में नहीं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बोल क्या रहा है? अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको ऑर्डर में करना है, इनके कालक्रम के अनुसार कि कौन पहले आया उसके अनुसार इनको व्यवस्था में आपको लगाना है, ऑर्डर करना है, सेट करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 67 का आपका दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है, CDBAE। तो देखिए सबसे पहले आपका आया था राममूर्ति रिव्यू कमेटी, और ये आपका कब आया था? 1990 में आया था। इसलिए आपका पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 1990 में आया था। इसके बाद आपका यशपाल कमेटी आया था, प्रोफेसर यशपाल कमेटी आया था, और ये आपका कब आया था? 1993 में इसका गठन हुआ था, 1993 में। तो ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपका आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। और इसके बाद आपका ए यानी राइट टू एजुकेशन आपका 2009 में आया था। और इसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा जस्टिस वर्मा कमेटी, ये आपका आया था ये आपका 23 जनवरी 2013, 23 जनवरी 2013 को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो ये आपका क्रम सही हो जाएगा, CDBAE, ठीक। इसके बाद आपका हिंदी में इसी को देख लीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में इसकी रिपोर्ट दे दी गई थी, और यशपाल समिति आपका 1993 हो जाएगा। और फिर आपका सूचना का अधिकार 2005, RTE आपका 2009 शिक्षा का अधिकार, जस्टिस वर्मा समिति आपका हो जाएगा 23 जनवरी 2013। तो CDBAE आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में आपका क्या हो जाएगा? देखिए देखिए इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आपका हो जाएगा 4, ए का 4। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपका हो जाएगा कार्ल रोजर्स, बी का 3। इनसाइट थ्योरी आपका हो जाएगा वोल्फ फोगगैंग कोहलर आपका हो जाएगा, ठीक, तो सी का 2। और ट्रायल एंड एरर लर्निंग आपका हो जाएगा EL थांडाइक यानी 1। 4 3 2 1 आपका होगा, 4 3 2 1 दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आइए 68 नंबर क्वेश्चन हिंदी में हम लोग देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जो मानवतावादी सिद्धांत यानी मानव के आवश्यकता का सिद्धांत दिए थे अब्राहम मैस्लो थे। इसके बाद अनुभवजन्य शिक्षण की जिसने बात की वो कार्ल रोजर्स थे। अंतःदृष्टि का सिद्धांत वुल्फ गैंग कोहलर महोदय दिए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आपका थांडाइक महोदय दिए। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का आपका 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 आपका दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईसीटी किसके साथ स्टैंड करता है? तो आईसीटी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। आइए 69 नंबर क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। आईसीटी का अर्थ होता है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका अर्थ होता है। दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बीने और साइमन आईक्यू का क्या फार्मूला दिए थे? तो आईक्यू का फार्मूला वो क्या दिए थे? MA बटा CA इंटू 100 बराबर IQ। ये फार्मूला आपका वो दिए थे। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा, इसमें पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर हिंदी में देखिए, बीने और साइमन का बुद्धि परीक्षण गणना करने का सूत्र आपका ये है। MA यानी मेंटल एज, CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु, गुणते 100 बराबर IQ। ठीक, या IQ बराबर इतना, ये आपका सूत्र दिए थे। फिर इसके बाद आपका 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो जो यूजीसी है आपका, यूजीसी के बारे में ध्यान रखिए कि 1953 में ये क्या था, इसकी शुरुआत हुई, यानी ये अस्तित्व में आया था। और ये पूर्ण रूप से पावर में कब आया? 1956 में पूर्ण रूप से पावर में आया था। तो पहले नंबर तो आपका यही होगा। ठीक, ये होगा, इसको ऑर्डर करना है हमको इसकी स्थापना के अनुसार कि किसका सबसे पहले स्थापना हुआ उस बेस पे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा। फिर इसके बाद आपका NCERT आया 1961 में। कब आया? 1961 में। और देन आपका इग्नू आया कितने में? 1985 में। और फिर इसके बाद नैक आपका आया 1900, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद आपका NCTE का इतिहास है। ये लिख क्यों नहीं रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है भाई, खराब क्यों हो जाते हैं। देखिए NCTE, इसके बाद क्या है कि 1973 में ये क्या था? एडवाइजरी बोर्ड था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और इसका जो विभाग था आपका NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग में इसका कार्यालय था। तो ये पहले क्या था? NCERT का हिस्सा था, एडवाइजरी बोर्ड था 1973 में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये वर्क करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1900 आपका कितना है, एक सेकंड में देख लूँ, 1995 में ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट अपना एक संस्था बन गया। तो ये 1973 में पहली बार आ चुका था एडवाइजरी बोर्ड के रूप में। तो इसको हम लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मैं एक सेकंड देख लूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका ABD CE। तो
आपका इसमें दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, ABDCE। यूजीसी आपका 1956 हो जाएगा। नैक आपका हो जाएगा 1994। और आपका इग्नू हो जाएगा 1985। NCERT हो जाएगा 1961। और जो NCTE है आपका वो हो जाएगा 1995। और 1973 में ये पहली बार अस्तित्व में आया था। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ABD और ABDCE हो जाएगा। ठीक, नैक आपका जब मतलब लागू हो गया था तो वो शायद आपका डेट आगे है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके अनुसार तो इसमें 2 ही आपका हो सकता है। ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसको। अच्छा हिंदी में है तो इसका आपका दूसरा नंबर हो जाएगा ABDCE, जिस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ABC आपका जो है वो आपका निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। ये नीचे के जो 2 हैं D और E, सार्वभौमिक विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा, ये निर्देशन का सिद्धांत है। देखिए, मानव कल्याण के संवर्धन हेतु राज्य को सुरक्षा व्यवस्था करना होगा, यानी ये कार्य की बात कर रहा है। तो जो हमारा सिद्धांत होता है वो थ्योरेटिकल होता है, नॉट अ प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका जो ABC इसमें है ये आपका सिद्धांत नहीं है। ठीक, बाकी 2 आपके सिद्धांत हैं। 73 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन हिस्टोरिकल ऑर्डर, ये जो भी आपके थिंकर हैं इनके जन्म काल के अनुसार आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है। जिनका जन्म पहले हुआ है उनको पहले नंबर पे रखना है और जिनका जन्म बाद में हुआ है उनको बाद में रखना है। तो इसका जो आपका आंसर होगा, आगे आप आंसर जान लीजिए कि क्या होगा। 73 का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक, क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है, EBDCA। EBDCA सबसे पहले एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो यूनान में हुआ था, यूनानी देश में हुआ था। ये एक यूनानी थे। ठीक, ग्रीक में इनका जन्म हुआ था। तो आपका E नंबर पहले हो जाएगा। फिर B, रूसो का जन्म हुआ था आपका। रूसो का जन्म आपका कब हुआ था, 28 जून 1712। 28 जून 1712 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लिख लीजिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आपका फ्रोबेल महोदय का जन्म हुआ था। फ्रोबेल महोदय का जन्म आपका कब हुआ था, लिख लीजिए 21 अप्रैल 1782 में फ्रोबेल महोदय का जन्म हुआ था। इसके बाद आपका डीवी का जन्म हुआ था, जॉन डीवी जिसको बोलते हैं। जॉन डीवी जी का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1859 को। और फिर आपका सबसे लास्ट में मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1870 में। 31 अगस्त 1870 में जन्म हुआ था। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, मारिया मॉन्टेसरी जी का जन्म हुआ था इटली के चियारा वाले गांव में। ठीक, रूसो का जन्म हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जॉन डीवी का जन्म हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में बार्लिंगटन वर्मोंट में हुआ था। ठीक, और फ्रीडरिक फ्रोबेल का जन्म हुआ था ओबेरवेसवाक जर्मनी में। और अरस्तु कहाँ के थे, ग्रीक के थे। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले इंग्लिश से काम चला लीजिएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का।
OER स्टैंड फॉर, OER क्या होता है? तो ये आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? एजुकेशनल कंटेंट होता है, रिसर्च कंटेंट होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है जिसपे कॉपीराइट का कोई मुद्दा नहीं होता है, जिसपे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता है। इसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी कहीं भी प्रयोग कर सकता है, कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। ये इसलिए होता है ताकि इस कंटेंट का सब कोई लाभ उठा सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर सही हो जाएगा। हिंदी वाले देख लीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चंस क्या है? विच इज नॉट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इनमें से शैक्षिक तकनीकी के विषय में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? इट हेल्प इन इफेक्टिव लर्निंग। जो शैक्षिक तकनीकी है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वो आपका इफेक्टिव लर्निंग में मदद करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। इट हेल्प्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, तो हाँ, क्लासरूम मैनेजमेंट में भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्क करता है, तो सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। किसने पूछा है कौन सा गलत है? ठीक। इट मेक्स लर्निंग जॉयफुल। भाई लर्निंग क्या होता है? बच्चों को बोरिंग नहीं बल्कि आनंदपूर्ण हो उनके लिए लर्निंग, तो इसलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है, सही बात है, इसलिए गलत हो जाएगा। इट कैन रिप्लेस द टीचर। क्या शैक्षिक तकनीकी से शिक्षक को बदल दिया जा सकता है? कि भाई जब शैक्षिक तकनीकी का हम यूज कर रहे हैं तो शिक्षक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर शिक्षक को हटा दिया जाए। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के अनुपस्थिति की बात कभी नहीं करता है, तो ये गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा हमारा। चौथा नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। ये हिंदी में इसको मैं थोड़ा अच्छे से आप लोग को समझा सकता हूँ। शैक्षिक तकनीकी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह प्रभावी अधिगम में मदद करता है, तो सही बात है, करता है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा है क्या सही नहीं है। यह कक्षा प्रबंधन में मदद करता है, बिल्कुल करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यह अधिगम को आनंदप्रद बनाता है, तो सही बात है। जब भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग कीजिएगा तो लर्निंग बहुत ही मनोरंजनपूर्ण हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो यह सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। यह शिक्षक को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी शिक्षक को हटा देगा। भाई अब शिक्षक का कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा कहीं भी शैक्षिक तकनीकी में नहीं बोला जाता। टीचर का इम्पोर्टेंस हमेशा है, रहेगा, आगे भी है, तो इसलिए ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा और बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन किए। अगर इन सभी क्वेश्चंस में आपको कहीं कुछ डाउट होगा, किसी में कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं पर समझ नहीं आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में।